हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमने जो है एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी से लिया है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इन तीनों टॉपिक को हम इन डिटेल इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्लाइमेट आता है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो ये एक एवरेज वेदर कंडीशन होता है और अ longer period of time. We have seen the definition regarding this climate in previous lectures. So यहाँ पे हम थोड़ा इससे हट के बात करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर में ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है टेम्परेचर में कुछ चेंजेस देखने को हमें मिलती है, प्रिसिपिटेशन में कुछ चेंजेस देखने को मिलती है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल या वक्त पे ना बारिश होना, इस किस्म की चेंजेस हमें देखने को मिलती है। या आपका जो हमारा जो विंड पैटर्न्स है उसमें चेंजेस देखने को मिलती है। तो हमारा किसके अंडर आता है? क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। अब जो मेजर काजेज हैं क्लाइमेट चेंज के पीछे, वो आपका नेचुरल प्रोसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज़ दोनों जो है कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल हैं, राइट। और इससे जो है जो हमारी जो है ग्रीन हाउस गैस जो है इस पे भी इस पे जो है इस पे भी जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है। वी विल सी दिस टर्म्स दिस टॉपिक वन बाय वन। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो है जो अर्थ का एटमॉस्फेयर में जो है कुछ गैसेस हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, अवेलेबल होती हैं। वो क्या करती हैं कि जो आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन उनको ट्रैप करती हैं, वहीं पे रखती हैं। जो आपकी इनकम सोलर रेडिएशन जब ज़मीन पे पड़ती है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, वो जो है आपके एटमॉस्फेयर में जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। उनको ट्रैप करने के बाद वो उनको वहीं पे रखती है, जिसकी वजह से आपका हमारा प्लेनेट जो है वो कहीं ना कहीं क्या रहता है, गर्म रहता है और वो लाइफ को सपोर्ट करता है। इन शॉर्ट, ये अर्थ का हीट बजट जो है उसको कहीं ना कहीं क्या रखता है, मेंटेन रखता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम इसे बोलते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है जिसके जरिए कुछ सर्टेन गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर वो इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करती हैं जो आपकी सन से आती हैं और हमारे प्लैनेट को जो है वो कहीं ना कहीं गर्म करने का काम करती हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन कौन सी ग्रीन है गैसेस हमारे पास मौजूद है विच आर देयर इन द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? सोर्स की अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन पे, एटमॉस्फेयर में जो है ये इसका लाइफ स्पैन जो है एटमॉस्फेयर में लाइफ टाइम जो है वो कहीं ना कहीं 100+ एयर जो है ये एटमॉस्फेयर में रह सकती है। और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 1 के बराबर। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये जो है एक गैस की पोटेंशियल को जो है दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि कितने लॉन्ग टाइम तक जो है वो एटमॉस्फेयर में रह सकती है और उसका इम्पैक्ट जो है कैसा रहता है एज फार एज द वार्मिंग इज कंसर्न। ठीक, उसके बाद हमारे पास मीथेन की बात है, CH4। ये राइस, पैडीज और लाइफ स्टॉक ऑयल वगैरह से निकलती है, सोर्स रहता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं ये 12 ईयर तक रहती है और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है 25 के अराउंड है। ठीक, नाइट्रोजन की हम बात करें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलती है और इसका लाइफ स्पैन जो है वो 114 ईयर रहता है और ग्लोबल पोटेंशियल वार्मिंग पोटेंशियल जो है इसका कितना रहता है, 298। ओजोन की बात करें तो ये जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, बहुत सारी सोर्सेज से जो है निकलती है। ये जो है वीक से मंथ तक मतलब एटमॉस्फेयर में रहती है और ये वेरी करती है। ठीक, उसके बाद वाटर वेपर्स की बात करें तो वाटर वेपर जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन रहता है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का, उसमें जो है वाटर वेपर का मोर और लेस 60% जो है ये कंसनट्रेटेड है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन से इसका जो है टाइम पीरियड जो है वो कहीं ना कहीं डेज में ही रहता है। तो फीडबैक इफेक्ट्स ओनली, राइट। तो इसका ग्लोबल पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं है। तो अब हम प्रोसेस की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है कि सनलाइट जो है सन रेज इमिट करता है शॉर्ट वेव्स रेडिएशन की शक्ल में, वो जो है अर्थ के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट है। अर्थ जो है उन ऑब्जर्व वेव्स को जो है इमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, जिन्हें इंफ्रारेड रेडिएशंस बोलते हैं। और ये जो है इन रेडिएशन को ट्रैप किया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, जिसकी वजह से आपका हमारा जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, राइट। अब हम देखते हैं नेचुरल वर्सेस इनहेंस ग्रीन हाउस गैसेस। अब
नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती है। एंड वी हैव सीन अर्थ का जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो हमारा 15 से 18 डिग्री सेल्सियस कहीं ना कहीं रहता है, राइट। इनहेंस ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो ये जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है उसके द्वारा जो है, जो कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड इट्स लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग, राइट। सो इट इज़ रिगार्डिंग दिस इनहेंस्ड और नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म जो है टेम्परेचर इंक्रीज, जो अर्थ का टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। वो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में हमें देखने को मिलता है, राइट। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं राइज हो चुकी है 1.1 डिग्री सेल्सियस सिन प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। ये कुछ फैक्ट्स हैं। IPCC की रिपोर्ट, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इनकी रिपोर्ट अगर हम देखें 2023 के रिगार्डिंग, तो ये हमारा जो है 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का इंक्रीज हो चुका है। इंडिया कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.7 डिग्री सेल्सियस कहीं ना कहीं हमें 1901 से लेकर 2018 के बीच जो है देखने को मिला है, एंड इट इज़ रिपोर्टेड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। मेजर, अब हम थोड़ा इसके काजेज़ की बात करते हैं, ठीक, कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कौन से काज हैं, थोड़ा हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे बहुत बड़ा काज जो है, मेजर काज की बात करें तो दैट इज़ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। इन चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं तो इनसे जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है हो रही है। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब लैंड को जो है हम दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम जंगलों का कटाव कर रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो उससे भी जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट। एग्रीकल्चर की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर, ठीक, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें प्रोडक्शन की पड़ रही है, तो उतनी ज़्यादा जब प्रोडक्शन ज़्यादा पड़ती है तो बहुत सारा एरिया को हमें जो है क्लीन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू डू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ देयर। तो उससे भी जो है मीथेन, वहाँ से मीथेन, खास करके जो राइस पैडीज है यहाँ से जो है मीथेन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है, कैटल वगैरह, तो इससे भी जो है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन से भी ये भी कहीं ना कहीं क्या है, कॉजेज हैं। अब इसके इम्पैक्ट्स देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा कि जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी तो जो आप ग्लेशियर जो है विच आर प्रेजेंट ओवर द माउंटेन्स, वो जो है पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो पिघलेंगे तो सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें देखने को मिले सुंदरबन डेल्टा की, सुंदरबन एरिया की बात करें या मालदीव्स की बात करें, तो यहाँ पे हमें सी लेवल जो है कहीं ना कहीं राइज देखने को मिला। फ्रिक्वेंट हीट वेव्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है हीट वेव्स देखने को मिली, राइट। इंडिया के अंदर मॉनसून में जो है जो पैटर्न है टोटली हमें चेंजेस देखने को मिली, जहाँ पे जब बारिश होनी चाहिए थी तब बारिश होती नहीं, जब नहीं होनी चाहिए तब होती है, ठीक है। इरेटिक रेनफॉल, अनइवन, राइट। पूरा सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो चुका है। ओशन एसिडिफिकेशन, जहाँ पे आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द ओशन, ठीक है। तो उससे जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो एक्वेटिक लाइफ है, कोरल वगैरह जो है उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, हमें कोरल ब्लीचिंग जो है और अंडमान निकोबार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। अब हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हमने ऊपर भी देखा कि जब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्लाइमेट चेंज। इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग एंड द एसोसिएटेड लॉन्ग टर्म शिफ्ट जो है वेदर पैटर्न के अंदर देखने को मिलता है, चाहे रेनफॉल, विंड, ड्रॉट, स्टॉर्म वगैरह, वो हमारा क्लाइमेट चेंज वो जो है क्लाइमेट चेंज कहलाता है। अब यहाँ पे भी जो है काजेज़ हैं क्लाइमेट चेंज के पीछे, एक नेचुरल एंड दूसरा एंथ्रोपोजेनिक काजेज़। नेचुरल काजेज़ की हम बात करें तो वॉल्केनिक एरप्शन होती है, ठीक है। मैग्मा जब आपका जो है लावा की शक्ल में जो है ऊपर आ जाता है, ठीक है, उसमें से भी बहुत सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल वगैरह जो है निकलते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करते हैं, ठीक है। ओशन करेंट्स की वजह से जो है हमारा सिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है। अर्थ ऑर्बिटल चेंजेस की वजह से, ठीक है। अर्थ ऑर्बिटल जिसे मिलेनकोविच साइकिल भी बोला जाता है, ये नाम जो है एक जियोफिजिस्ट साइबेरियन के थे, उनके नाम पे इसको दिया गया। इसमें क्या होता है कि
पूरा सिस्टम जो है चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज या अर्थ की मूवमेंट में ही जो है चेंजेस वगैरह आ जाती है, ठीक है। इसमें उसे हम क्या बोलते हैं, मेलनकोविच साइकिल, ठीक है। ये नेचुरल काज जो है बताए गए हैं। अब हम ह्यूमन इंड्यूस या एंथ्रोपोजेनिक काजेज की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान जो है फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इंडस्ट्रियल एमिशन से बहुत सारी गैसेस वगैरह जा रही हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं, राइट। अब हम एविडेंस देखते हैं क्लाइमेटिक चेंज के, ठीक। आईपीसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है इसके रिगार्डिंग जो है हमें डेटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि इससे जो है ये इम्पैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आईपीसीसी रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसके ज़रिए जो है हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से जो है वर्ल्ड में सिस्टम चेंज हो रहा है। ग्लेशियर जो है रिट्रीट हो रहे हैं, हिमालय के अंदर कम हो रहे हैं, राइट। तो हमारा शिफ्टिंग क्रॉप जो है जोन हो रहा है इंडिया के अंदर, एप्पल कल्टिवेशन मूविंग टू द हायर एल्टीट्यूड इन द हिमालय रीजन, राइट। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन हमें देखने को मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल, इवन अरेबियन सी में भी हमें बहुत ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारा जो है क्लाइमेटिक चेंज के कुछ एविडेंस है, सबूत हैं। इससे हमें पूरा पता चल रहा है कि सच में जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है वर्ल्ड के अंदर। अब हम इंडिया और क्लाइमेट चेंज को देखते हैं, ठीक। ऐसे में ऑब्जर्व्ड चेंजेस की बात करें इंडिया के अंदर तो हीट वेव जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट। 2002 में जो है नॉर्दर्न इंडिया में, 2022 में ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिले, ठीक, लू वगैरह। एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट मुंबई या सेंट्रल इंडिया बहुत सारी जगहों पे जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिल रहा है आजकल भी, ठीक है। फ्लडी सिचुएशन, फ्लैश फ्लड वगैरह इस किस्म की सिचुएशन देखने को मिल रही है। जो साइक्लोन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसीफाइड हो रहे हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं कोस्टल रीजन के अंदर, रिम रीजन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग ऑफ रिवर और अल्टर्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, पूरा रिवर जो है, जो सोर्स ऑफ वाटर हैं वो सूख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है क्लाइमेट चेंज की ही वजह से हमें देखने को मिल रही हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया का इनिशिएटिव क्या है इस सिस्टम के रिगार्डिंग, कि किस तरह से हमने क्लाइमेट चेंज को, इस सिस्टम को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। जो कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। तो बहुत सारे इनिशिएटिव जो है इंडिया ने जो है इनिशिएट किए हैं। तो फर्स्ट उसमें आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसके तहत जो है बहुत सारे मिशन रखे गए हैं, जैसे सोलर एनर्जी पे जो है ज़्यादा फोकस करना, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, वी हैव सीन इट, राइट। एनर्जी एफिशिएंसी की किस तरह से हमने एनर्जी का इस्तेमाल कर इन एन एफिशिएंट सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर, हिमालयन इकोसिस्टम के बाद एग्रीकल्चर, अच्छा सा एग्रीकल्चर, राइट। उसके बाद ग्रीन इंडिया, स्ट्रेटेजिक नॉलेज, इस किस्म की स्कीम जो है, इस किस्म के मिशन जो है हमारी कंट्री के अंदर चल रहे हैं, राइट। ताकि जो है क्लाइमेट चेंज जो है इसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा ना पड़े, कम से कम इसका इम्पैक्ट रहे, राइट। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। इंडियाज़ INDC अंडर पेरिस एग्रीमेंट, इसके तहत जो है बहुत सारे जो है मिशंस रखे गए हैं, बहुत छोटे छोटे गोल रखे हैं, जिसमें से सबसे पहले जो है रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाई 30 to 35 बाई 2030 तक, राइट। 40% जो है पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसल फ्यूल सोर्सेज, राइट। हम कार्बन सिंक क्रिएट करना है, कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स वाया फॉरेस्ट हमने लगाना, ताकि जो है कार्बन को, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है भेजते हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ें ऑब्जर्व कर लें, वो फॉरेस्ट ऑब्जर्व कर ले, ठीक। अब हम देखते हैं ग्लोबल एफर्ट्स जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एफर्ट्स लिए गए हैं, उठाए गए हैं ग्लोबल लेवल पे। ट्रीटी या एग्रीमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले आता है UNFCCC, राइट। रियो अर्थ समिट जो हुई थी 1992 में, राइट। तो इसका एम इसका क्या है कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन बनाना क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था, तो ये जो है कहीं ना कहीं लीगली बाइंडिंग रखा गया उन कंट्रीज़ के लिए जो एनेक्चर फर्स्ट कंट्रीज़ में आती हैं, राइट। तो किस तरह से उन्होंने ग्लोबल ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस की कंसनट्रेशन को रिड्यूस करना है, राइट। पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये जो 2015 में हुआ, तो इसमें क्या बोला गया कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को हमने कम करना है, और हमने जो है जो टेम्परेचर है उसको हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस के रिलेटेड ही रखना है, बिलो 2 डिग्री हमने रखना ही रखना है, राइट। कोप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
ये जो है एनुअली जो है मीट करती हैं, ये जो है गौर फिक्र करती हैं, ये जो है बहुत सारी चीज़ें जो है क्लाइमेट के रिगार्डिंग बताती हैं, लोगों को बताओ कि किस किस्म के इनिशिएटिव्स वगैरह उठाने हैं, कैसा काम करना है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके रिगार्डिंग चल रही हैं। अब हमारे पास आता है मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, किस तरह हमने मिटिगेट करना है और किस तरह से हमने चीज़ों को अडॉप्ट करना है, राइट। सो वी विल सी द मिटिगेशन की आप बात करें तो एमिशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो एमिशन को रिड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले किस पे फोकस करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे, चाहे वो सोलर एनर्जी है, विंड है, हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद जो एनर्जी है उसको एफिशिएंटली किस तरह से यूज़ करना है, राइट। एफॉरेस्टेशन कैसे करनी, रिफॉरेस्टेशन कैसे करनी है, तो दीज आर दी मिटिगेशन स्टेप्स, राइट। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इंश्योर करना है, राइट। उसके बाद अडॉप्टेशन या कॉपिंग विद इफेक्ट्स, हमने इफेक्ट और उसके साथ कैसे एडजस्ट करना है। तो वो हमारे उसके लिए हमारे जो है हमें क्लाइमेटिक रेजिलिएंट क्रॉप होने चाहिए, वो क्रॉप्स जो उस क्लाइमेटिक चेंज को क्या करें, रेजिलिएंट करें, राइट। अर्ली वार्निंग सिस्टम रखना है, जैसे फ्लड के लिए या साइक्लोन के लिए पहले ही लोगों को अवेयर करना है। तो वो चीज़ें भी जिससे हम लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी भी, जो प्रॉपर्टी वगैरह जो है उसको इंश्योर कर सकें, कम हो। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक इस्तेमाल करें, डैम वगैरह, ड्रिप इरीगेशन वगैरह इस किस्म की चीज़ें जो है हम कर पाएँ। अर्बन क्लाइमेट एक्शन जैसे ग्रीन बिल्डिंग है, हीट एक्शन प्लान है, इस किस्म के इनिशिएटिव्स लाएं, राइट। अब हम थोड़ा केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ते हैं और एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम राजस्थान की बात करें, यहाँ पे हीट वेव्स बहुत ज़्यादा, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेन वाटर, इस किस्म की चीज़ें जो है बन रही है। केरला फ्लड की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, इंटेंस मानसून की वजह से, राइट। सिक्किम की बात करें तो ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे में, और वो टिस्टा रिवर के फ्लो को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, राइट। ग्लोबल लेवल पे हम देखें ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका मैसिव आइस मेल्ट हो रही है, राइट। ये इससे जो है हमारा जो सी लेवल जो है वो एक्सेलरेटिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बुश फायर वगैरह जो है हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो उससे वो जो है टेम्परेचर को राइज कर रहा है और ड्राई स्पेल देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बांग्लादेश की बात करें तो डेल्टा रीजन में क्लाइमेट माइग्रेशन जो है, सेलिनाइजेशन चीज़ें, इस किस्म की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो क्लाइमेट चेंज जो है ये मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस जो है लाता है, और ये डिमांड करता है कि हमें किस तरह से कलेक्टिव जो है ग्लोबल एक्शन लेना है ताकि इस चीज़ को हम क्या कर पाएँ, कम कर पाएँ, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर पॉलिसी के साथ और सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिस के साथ, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम क्या करें, कम कर पाएँ, ठीक, ऐसे में। तो ये चीज़ें जो है इसके रिकॉर्डिंग थी। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा देखें, आईपीसी दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वी हैव सीन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो स्पेशली जो है ओजोन लेयर के बारे में जो है लाया गया था, बट इट इज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इट इज़ आल्सो इंडिकेटिंग दैट इट इज़ आल्सो हेल्प इन क्लाइमेट चेंज। ये जो है इस बारे में भी क्लाइमेट चेंज को किस तरह से हमने जो है टैकल करना है, इसमें हमें बहुत सारे प्रोविजन देखने को मिलते हैं। कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन टैक्स किस्म की, जैसे इकोनॉमिक्स मेजर के किस तरह से हमने एमिशन को कंट्रोल करना है, एंड दिस आर द इम्पॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग। अब ये जो है हमारे पास एक डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, सोलर रेडिएशन किस तरह से आती है और उसके बाद किस तरह से एटमॉस्फेयर में जो है ये ट्रैप हो जाती हैं, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ओजोन जो है दीज आर सम ग्रीन हाउस गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, राइट। तो ये सब चीज़ें इसके रिगार्डिंग है। अब हम थोड़ा इसके MCQs पे देखते हैं कि MCQs, ठीक, देर आर ऑलमोस्ट 10 MCQs, तो ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट MCQs हमारे पास जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द मोस्ट अबेंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, एंड वी हैव सीन द वाटर वेपर जो है सबसे ज़्यादा जो है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, इट इज़ अराउंड 60%, राइट। तो ये हमने देख भी लिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपकी एसिडिक रेन के साथ होती, ना कि ग्रीन हाउस गैस होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग जो है पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसकी है, दैट इज क्लोरोफ्लोरो कार्बन की, राइट। इसकी सबसे ज़्यादा है, राइट। तो ये जो है आपका ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करने का काम करती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है, ग्रीन हाउस गैसेस आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन दी अर्थ, ये हमने देखा। द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वुड रिजल्ट इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर बीइंग फार बिलो फ्रीजिंग, ठीक है, ये भी हमने देखा है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है तो हमारा टेम्परेचर जो है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाएगा, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स मीन दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं इसके। Which international agreement aim to control the global warming by reducing greenhouse gases
एमिशन, ठीक है, वो हमने देखा क्योटो प्रोटोकॉल हमने देखा 1997 में, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, मीथेन की हम बात करें तो राइस पैडी से मिलता है, तो यही जो है कहीं ना कहीं करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट है। ओशन एसिडिफिकेशन इज प्राइमरी एज रिजल्ट ऑफ, ये जो है इंक्रीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ओशन के अंदर, तो जिससे आपका जो है कार्बोनिक एसिड बनता है, राइट। तो ये जो है कहीं ना कहीं मिटिगेट करता है, डिक्री करता है ओशन के पीएच वैल्यू को, राइट, और इससे इम्पैक्ट पड़ता है मैरीन लाइफ पे विच इज प्रेजेंट इन द ओशंस, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, हमने बेस्ट इंडिकेटर की बात करें तो वो जो है हमें सी लेवल कहीं ना कहीं राइज देखने को मिलता है, तो उससे जो एडजेसेंट एरिया हैं या वो आइलैंड एरिया हैं, वो एरिया हैं, उनको जो है सबमर्ज होने का खतरा रहता है। स्टेटमेंट बे जो है 9th क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंटायरली ह्यूमन इंड्यूस फेनोमेना, हमने देखा कि ये नेचर के हिसाब से भी, नेचर की वजह से भी और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की भी वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है, तो हम नेचुरल ह्यूमन इंड्यूस ही नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन विल बी इनकरेक्ट, ठीक है, फॉल्स हम इसे बोल सकते हैं। द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज इज प्राइमरी ड्यू टू द फॉसिल फ्यूल बर्निंग, तो ये कहीं ना कहीं करेक्ट है, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से कौन से नतीजे हमें देखने को मिल सकते हैं। मिल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ये हो सकता है, रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी डेफिनेटली हो सकता है, इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट ये भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इट्स मीन इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक। सो इट वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, राइट। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस। सो थैंक यू सो मच।